नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज का इस वीडियो के माध्यम से हम जो सहायक आचार्य 6 to 8 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिंदी पेपर का कैसा प्रश्न पूछा गया उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो आप सब वीडियो को अंत तक देखिए और देखिए कैसा कैसा प्रश्न JSSC ने पूछा और JSSC CGL में कैसे कैसे प्रश्न आने की संभावना है और किस किस टॉपिक से आएगा प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी नए हैं हमारे YouTube चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड करूँगा JSSC CGL या तो JSSC LDC हो या JTET से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा। तो पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का जन्म रिक्त स्थान में हुआ, पर उसका नामकरण ईरानियों और भारत के मुसलमानों ने किया। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका विकल्प है उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत और पश्चिमी भारत। तो इसका सही उत्तर जो है उत्तर भारत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा है कि हिंदी भाषा में प्रसर्गों के विकास में सबसे बड़ा योगदान किन भाषाओं का रहा है। ऑप्शन ए पाली और प्राकृत, ऑप्शन 2 अपभ्रंश और अपभट्ट, ऑप्शन 3 पाली और संस्कृत, ऑप्शन 4 प्राकृत और संस्कृत। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा अपभ्रंश और अपभट्ट। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न इसमें पूछा है डिंगल शब्द का प्रयोग जैन कवि कुशलाभ द्वारा कृत किस ग्रंथ में हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 ओडिंगल नाम वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर रचनात्मक भाषा के प्रयोग में किसे महत्ता नहीं दी जाती है। ऑप्शन 1 तकनीकी विषयों को, ऑप्शन 2 रस को, ऑप्शन 3 अलंकार को, ऑप्शन 4 छंद को। तो सही उत्तर तकनीकी विषयों को, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रभाषा के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन 1 राष्ट्रभाषा द्वारा संपूर्ण लोग तथा भावात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं। ऑप्शन 2 राष्ट्रभाषा संवैधानिक शब्द न होकर राष्ट्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। ऑप्शन 3 राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय संचार की आवश्यकता का उत्पाद है। ऑप्शन 4 राष्ट्रभाषा का स्वरूप लचीला नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा, राष्ट्रभाषा का स्वरूप लचीला नहीं होता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। छठा नंबर प्रश्न इसमें पूछा है राज्यों की सभाएं बहुमत के आधार पर किसी एक भाषा को अथवा चाहे तो एक से अधिक भाषाओं की अपने राज्य की रिक्त स्थान घोषित कर सकती है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन 1 राजभाषा, ऑप्शन 2 राष्ट्रभाषा, ऑप्शन 3 विभाषा, ऑप्शन 4 आदर्श भाषा। तो इसका सही उत्तर जो है राजभाषा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। पूछा अनेक भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति राज्य केंद्र तथा देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है उसे संपर्क भाषा की संज्ञा दी जाती है। संपर्क भाषा की यह परिभाषा किस विचारक ने दी है। तो इसका सही उत्तर जो है डॉक्टर दंगल झाल्टे, यानी ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न इसमें पूछा है कि संचार भाषा का प्रयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है।
तो संचार भाषा का प्रयोग है जो जन संचार माध्यमों में अन्य रेडियो समाचार पत्र में अधिक होता है, अन्य ऑप्शन 1 सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, 9वां प्रश्न। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? घटिका, अमावस्या, गोस्वामी, ऑप्शन 4 गांव। तो सही उत्तर गांव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 10वां नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तत्सम रूप है, उसे चुनिए। यानी पूछा है कि नींबू का है जो सही तत्सम शब्द क्या होगा? निम्बक, निम्ब, नकुल, हरिद्रा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्बक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में तद्भव तत्सम शब्द की जोड़ी सही नहीं है? अगुआ, अग्रणी, अचरज, आश्चर्य, गांठ, ग्रंथि, अखरोट, अछवाट। तो सही उत्तर ऑप्शन 4 है जो सही नहीं है, ये गलत है। तो आप सब देख सकते हैं तत्सम तद्भव से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है JSSC CGL के एग्ज़ाम से पहले, जो कि तत्सम और तद्भव पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कृषक निरंतर खेत में परिश्रम करते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए उचित तत्सम शब्द चुनिए। यानी खेत का है जो तत्सम शब्द क्या होगा? क्षेत्र, क्षेत्रित, क्षत्रिय या खत्री। तो सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्र, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 13वां नंबर प्रश्न। इसमें देखिए पूछा है स्तंभ, अकथ्य, मृत्तिका आदि शब्द कौन से शब्द हैं? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो ये है जो तत्सम शब्द है, यानी ऑप्शन 2 सही उत्तर। इस प्रकार देख सकते हैं अभी तक 4 प्रश्न हो गया है तत्सम तद्भव से, यानी ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न। देखिए एक और तत्सम से आया प्रश्न। इसमें पूछा है मूसल का तत्सम शब्द बताइए। तो मूसल का सही तत्सम है जो मूसल, यानी ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 6ठा प्रश्न है जो कि तत्सम तद्भव से पूछा गया है। इसमें पूछा दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। गायक, खंडगृह, क्षार, गेंद। तो सही उत्तर गेंद हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा अवनिका का तद्भव शब्द बताइए। यानी ये 8वां प्रश्न हो गया, देख सकते हैं 7वां या 8वां। इसमें पूछा अवनिका का तद्भव शब्द बताइए। तो अवनिका का तद्भव शब्द है जो अजवाइन हो जाएगा। देखिए कितना डीप लेवल और कितने अच्छे प्रश्न पूछा गया है, जो एक स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न है। तो इसे आप सब अच्छे से पढ़ लीजिए चैप्टर को। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसी से फिर से एक प्रश्न और आया है, यानी ये चैप्टर है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा है भिंडी, कदली, पगड़ी आदि शब्द कौन से शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो ये शब्द है जो देशज शब्द है, यानी ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें पूछा है आमदनी, आवाज़, आफत, आईना आदि शब्द कौन से शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो ये शब्द है जो विदेशज है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है दिए गए विकल्पों में से देशज शब्द का चयन कीजिए। सरकार, शुद्ध, डोंगा, कुर्की। तो सही उत्तर डोंगा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। इसमें पूछा दिए गए विकल्पों में से विदेशज शब्द का चयन कीजिए। झाड़, दुनिया, लकड़ी, कलाई। तो सही उत्तर दुनिया हो जाएगा, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखिए। तो इस प्रकार देखें कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज से लगभग 12 प्लस प्रश्न पूछे गए हैं,
यानी ये चैप्टर है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप सब। अगला प्रश्न देखिए, पूछा है कि भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा की यह परिभाषा किस साहित्यकार की देन है? तो ये सही उत्तर डॉक्टर मंगल देव शास्त्री का है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा है कि भाषा उत्पत्ति के संपर्क सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो सही उत्तर जी रेवेज, यानी ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, बालक द्वारा भाषा को सिखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको भाषा की विकास कहते हैं, यानी ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा है किसी शब्द में जहाँ दो ध्वनियाँ हो जिनमें एक सशक्त ध्वनि दूसरी ध्वनि को अपने अनुरूप परिवर्तित कर लेती है, तब इसे ध्वनि परिवर्तन की कौन सी दिशा कहते हैं? तो इसे समीकरण कहते हैं, यानी ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा है कि जब निकृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द उत्कृष्ट अर्थ का बोधक हो जाता है तब इसे अर्थ परिवर्तन की कौन सी दिशा कहते हैं? तो सही उत्तर अर्थोत्कर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा है शब्दार्थों सहितो वक्र कविया पारसालिनी बद्ये व्यवस्थिते काव्य तद्दिदलकारिणी, यह काव्य लक्षण संबंधी कथन किस आचार्य का है? तो देख सकते हैं काव्य लक्षण से यानी काव्य शास्त्र से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी पूछे गए हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो कुंतक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेष्ठ्य इति, अर्थात प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों समवेत रूप में काव्य के श्रेष्ठकार हेतु है। काव्य हेतु संबंधी यह मत किस आचार्य का है? तो ये राजशेखर का है, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखेंगे, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। काव्य प्रयोजन संबंधी यह मत किस कवि का है? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी का है। इस प्रकार के प्रश्न है जो हम अपने पिछले वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। काव्य हेतु काव्य लक्षण शब्द शक्ति, उस वीडियो में आप सब देख सकते हैं। इस टाइप का प्रश्न बताए गए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है JSSC CGL एग्ज़ाम के लिए। अब अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा है रामो शेर है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, रूढ़ि शब्द शक्ति, और ऑप्शन 4 है अभिधा शब्द शक्ति। तो इसमें जो लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा सही उत्तर। इसके लिए भी हम वीडियो में शब्द शक्ति में बता चुके हैं इसको विस्तार पूर्वक। जिसे भी शब्द शक्ति में दिक्कत हो हमारे पिछला वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा है राहुल एक शरारती बच्चा है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? प्रयोजनवती, लक्षणा, लक्षणा, व्यंजना, अभिधा। तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति है, जो काफ़ी इजी प्रश्न है। अगर आप एक बार समझ गए तो ये काफ़ी इजी लगेगा। हमारे वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, पिछला वीडियो को, उसमें बता दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, शब्द के अंदर छुपे अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? तो शब्द शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा संचारी भावों की संख्या मानी गई है, तो संचारी भावों की संख्या कुल 33 मानी गई है, यानी 33। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा सूरदास की बाल लीला में किस रस की अनुभूति होती है?
तो वात्सल्य रस की अनुभूति होती है। अगला प्रश्न, सूरदास का भी वीडियो अपलोड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसे भी देख सकते हैं, जो JSSC सीजीएल के एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा छप्पई किन छंदों के मेल से बनता है, तो रोला और उलाला, यानी ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा है दोहा रोला इन दो छंदों के योग से कौन सा छंद बनता है, तो कुंडलियाँ, यानी ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्थालंकार है, तो उपमा अलंकार, यानी ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखेंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है, यानी ऑप्शन 3 सही उत्तर। यानी तत्सम तद्भव अलंकार, इन सब टॉपिक से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं सहायक आचार्य में। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न में पूछा है कि काव्य का मुख्य प्रयोजन शिक्षा देना है या उपदेश देना है। काव्य प्रयोजन के विषय में यह मत किसका है, तो ये मत प्लेटो का है। यह हम काव्य प्रयोजन का वीडियो में बताए भी हैं, देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर, पूछा है कि कविताओं का विषय साधारण और ग्रामीण जीवन से लिया जाना चाहिए। काव्य विषय संबंधी यह मत किसका है, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है, यानी ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखेंगे, किस पाश्चात्य विचारक ने काव्य के महत्व और सौंदर्य को परखने के लिए आलोचकों को एक निकष पद्धति सुझाई, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो मैथ्यू आर्नाल्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा विरोधी आवेगों में संतुलन काव्य का प्रयोजन है। काव्य प्रयोजन संबंधी यह मत किसका है, तो I.A. रिचर्ड्स का है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा मस्तिष्क की प्रौढ़ता, शील की प्रौढ़ता, भाषा शैली की प्रौढ़ता, उपर्युक्त तीनों प्रौढ़ता से प्राप्त ज्ञान की परिपक्वता या प्रौढ़ता को महान काव्य की रचना के लिए किस पाश्चात्य विचारक ने महत्व दिया है, तो T.S. एलियट ने। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से एक विकल्प प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रमुख प्रयुक्ति नहीं है, उसे चुनिए। ऑप्शन साहित्यिक प्रयुक्ति, वाणिज्य प्रयुक्ति, कार्यालयीय प्रयुक्ति, सामाजिक प्रयुक्ति, तो सही उत्तर सामाजिक प्रयुक्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रशासनिक हिंदी की शब्दावली में किस प्रकार के शब्द प्रयुक्त नहीं होते हैं, तो संस्कृत भाषा के, अरबी फारसी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के या देशज भाषा के, तो सही उत्तर देशज भाषा के हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प प्रशासनिक पत्राचार की विशेषता नहीं है, तो सही उत्तर दुरूहता हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से एक विकल्प आदर्श संक्षेपण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए भागवत पूर्णता, संक्षिप्तता, भाषा प्रयोग की दक्षता, अलंकृत शैली का प्रयोग, तो सही उत्तर अलंकृत शैली का प्रयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देख लिया मैं सहमत हूँ आदेशार्थ प्रस्तुत है, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग कहाँ होता है, तो इस प्रकार का जो वाक्य का प्रयोग टिप्पण लेखन में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक विशेषता प्रारूपण की नहीं है, तो प्रारूपण है जो पूर्णता होना चाहिए, सत्यता होना चाहिए, उसमें तथ्यपरकता होना चाहिए, विस्तृत, ये विस्तृत नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
कौन सा प्रतिवेदन कभी कभी डायरी का रूप भी ले लेता है? तो व्यक्तिगत प्रतिवेदन। अगला प्रश्न देखेंगे, कुंज भवन साय निकस लीर एक रोकल गिरधारी, एक ही नगर बधु माधो हे जनिक रूप बटमारी, छाड़ कान मोर आंचर रे फाटत नवसारी, अपजस होयत जगत भरी है जनी करिए उघारी। विद्यापति द्वारा रचित उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार है? तो देख सकते हैं कि प्रश्न को किस प्रकार से घुमा दिया गया है। एक पंक्ति दे दिया गया और ये थोड़ा डीप लेवल में पूछ दिया गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो अत्यंत्रानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की है? तो देख सकते हैं कितना डीप से प्रश्न पूछा है। तो ये पंक्ति है जो कबीर की है, यानी कबीरदास। अगला प्रश्न पूछा कि उद्धो मन ये भाई 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस इंद्रिय शिथिल कई केशव बिनु, ज्यों दे बिनुशीस, आशा लागी रहत तन श्वासा जिवहि कोटि बरिस। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये कवि पंक्ति जो सूरदास का है। तो हॉप की इस प्रकार के प्रश्न JSSC CGL में नहीं पूछा जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा डीप लेवल से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, दुर्जन दर्पण सम सदा करी देखो ही गौर, सम्मुखी की गति और है विमुखी भय पर और। तुलसीदास ने प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ कौन से छंद में लिखी है? तो सही उत्तर दोहा में लिखी है। अगला प्रश्न देखेंगे, सतसैया के दोहरा ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लागें घाव करे गंभीर। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ में किसके दोहों की विशेषता बताई गई है? तो बिहारी का है ये, जो काफ़ी फेमस है इसका ये लाइन। तो इसे याद रखिए, हो सकता है ये प्रश्न को रिपीट कर सकता है JSSC CGL में भी। तो इसका सही उत्तर बिहारी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि कल कानन कुंडल मोर पंखा और पेवनमाला विराजती है, मुरली कर में अधरा मुस्कानी तरंग महा का छवि छा जाती है, रसखानी लखी तन पित पटा सत दामिनी सी तिलाजती है, वह बांसुरी की धुनी कान करी कुलकानी ही तज भजाती है। उपर्युक्त रेखांकित काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो सही उत्तर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न, छूटत कमान बान बंदुक कोकवान मुश्किल होत, मुरचारणहु की ओट में, ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा बांधी द्वेषण पे बिरन ले जोट में। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें है जो वीर रस है। तो देख सकते हैं अलंकार रस से कितना डीप प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, प्रात समय प्रीतम प्यारे को मंगल विमल नवल जस गाऊं, सुंदर श्याम सलोनी मूर्ति भोरई निरखन नैन सिराऊं, सेवा करूं हरो विवेद्य भय तब अपने गृह कारज जाऊं, हरिचंद मोहन बिनु देखे नैनन की नहीं तपत बुझाऊं। प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अगला प्रश्न देखेंगे, हरा भरा यह देश बनाकर विधि ने रवि का मुकुट दिया, पाकर प्रथम प्रकाश जगत ने इसका ही अनुसरण किया। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ के रेखांकित पदों में कौन सा अलंकार है? यानी रवि का मुकुट दिया में कौन सा अलंकार है? तो ये है जो रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न, फलों की भी पेड़ थी आम लीची संतरे और फाल से, चटकती कलियां निकलती मृदुल गंध, गले लगाकर हवा चलती मंद मंद, चाहती बुलबुल मचलती टहनियाँ, बाग चिड़ियों का बना था आसियाँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित प्रस्तुत पंक्तियाँ के कविता का शीर्षक है? तो इसका शीर्षक कुकुरमुत्ता से लिया गया है। इसका कुछ पंक्ति है जो हम अपने वीडियो के माध्यम से बताए भी हैं, आप सब देख सकते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का पंक्ति। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछे तारों का नव सुंदर समृद्ध आदर्श सृष्टि, जग के अनाथि पथ प्रदर्शक के,
मानव पर उनकी लगी दृष्टि, वे देव बाल भो को गहरे भावी भव की कर रहे पुष्टि। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रेखांकित पदों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो सिंपल प्रश्न है, महादेवी वर्मा को। अगला प्रश्न, असंख्य कृति रश्मियाँ विकिरणी दिव्यदास सी, सपुत मातृभूमि के रुको न सुर साहसी, अराती सैन्य सिंधु में, सुबाड़ वागरी से जलो, परवीर हो जाए बनो बढ़े चलो। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन सा रस विद्यमान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर रस। अगला प्रश्न देखेंगे, चटकती चिनगारी के फूल, सजीले वृंतों के श्रृंगार, विवशता के विसजल में बुझी, गीत के आंसू की तलवार। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रेखांकित पदों में कौन सा अलंकार है? तो सही उत्तर रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वहीं वहीं प्रत्येक भरे प्याला जीवन का, वहीं वहीं नैवेद्य चूढ़ा, अपने सुंदर आनंद निमिष का, तेरा हो हे विक्तागत के वर्तमान के पद्मकोश, हे महाबुद्ध। अज्ञेय द्वारा रचित प्रस्तुत पंक्तियाँ की कविता का शीर्षक है? तो इसका शीर्षक है सामग्री का नैवेद्य दान। तो इस प्रकार का प्रश्न है जो JSSC सीजीएल में नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा, शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सुखी समिधा सा सम, कामदेव जब भस्म हो गया रति का क्रंदन सुन आंसू से, तुमने ही तो दृग धोए थे कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। नागार्जुन द्वारा रचित प्रस्तुत पंक्तियाँ की कविता का शीर्षक है? तो इसका शीर्षक है जो कालिदास हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रेखांकित पदों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला प्रश्न है, हर तरफ धुआं है हर तरफ कुहासा है, जो दांतों और दलदलों का दलाल है वही देशभक्त है। धूमिल द्वारा रचित प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ के रेखांकित पदों में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न, अगर मेरे जतन से किसी का घर बस जाए तो इसमें कौन सी बुराई है? गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? तो ये होरी का है। अगला प्रश्न है, होरी है जो ये अगर मेरे जतन से किसी का घर बस जाए तो इसमें कौन सी बुराई है? ये किसके बारे में? भोला के बारे में बोलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा, मेला आंचल उपन्यास में मेरीगंज गांव के पूरब में एक जलधारा को लोग क्या कहते थे? तो उसे कमला नदी कहते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, राग दरबारी उपन्यास में वेद जी के भतीजे रंगनाथ ने किस विषय को लेकर पढ़ाई की थी? तो इतिहास में MA किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छा जाओ मुझे नींद लग रही है, वह देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो लल्लू को भेजते जाओ। मधुआ कहानी में यह कथन किसका है? तो मधुआ कहानी में ठाकुर सरदार सिंह का है जो शराबी से कहता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा है कि ठाकुर का कुआं कहानी में गंगी कुएं से पानी लेने किस समय पहुंचती है? तो रात के 9 बजे। अगला प्रश्न, नीलम देश की राजकन्या कहानी में राजकन्या कितने राजकुमारों को कैद में डाल देती है? तो 1 राजकुमार के बारे में, यानी 1 हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न, परिंदे कहानी में डॉक्टर मुखर्जी कहाँ के रहने वाले थे? तो बर्मा यानी म्यांमार। अगला प्रश्न, बड़े भले आदमी थे दीवानचंद, दिल्ली में एक मौत कहानी में यह कथन किसका है? तो अतुल मवानी। अगला प्रश्न, इतनी बड़ी लड़की हो गई और उसे खाना बनाने तक का शौर नहीं आया, वापसी कहानी में यह कथन किसने किससे कहा है? तो गजाधर बाबू ने अपने पत्नी से कहा है, यानी ऑप्शन 1 सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, अभिशप्त कहानी में झल्ली वाला ज्वाला आहिर की पत्नी आहिरन कहाँ दाल दलने जाती है? तो फतेहगंज में।
ये सब प्रश्न पूरा कराया हुआ है हमारे वीडियो में, देख सकते हैं, सारा प्रश्न बताया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा ये लोग इतने ओछे और बेईमान हैं। मिसपाल कहानी में यह कथन किसका है? तो मिसपाल का ही है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा भारत दुर्दैव के हमले से बचने के लिए पढ़े लिखे भारतीयों की बैठक का उल्लेख भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक में है? तो 5वां अंक में होता है। अगला प्रश्न पूछा ध्रुव स्वामी नाटक में रामगुप्त नीति शास्त्र का बृहस्पति किसे कहते हैं? तो शिखर स्वामी को। अगला प्रश्न आधे अधूरे नाटक में अशोक की उम्र कितनी बताई गई है? तो 21 वर्ष के आसपास। अशोक कौन था? महेंद्रनाथ का बेटा। उसका 2 बेटी थी, बिन्नी बड़ी बेटी और किन्नी छोटी बेटी। इसे भी याद रखना है। और बिन्नी मनोज के साथ भाग गया था। अगला प्रश्न देखिए, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ संवत 1050 से स्वीकार किया है? ऑप्शन देख लीजिए, सही उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के पुनर्जागरण काल यानी भारतेंदु काल की समय सीमा क्या है? तो 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी जो सर्वमान्य काल है, भारतेंदु काल का सर्वमान्य समय है 1857 से 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संज्ञा नहीं है? विष, पिता, सेना, रमणीक। तो रमणीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निराला जी छायावादी कवि हैं, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताए। तो निराला जी है, जो निराला जी एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा यानी ऑप्शन 3 सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? यमुना, भारत, दिल्ली, महिला। तो महिला हो जाएगा। महिला में पूरे महिला का हो जाता है बोध। अगला प्रश्न, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह। तो यह हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो, सो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है, जो, सो। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई, कुछ, हम, कौन। तो हम हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? आभा ने पुस्तक पढ़ी, सुमन रोने लगी, हिरन दौड़ता है, प्रशांत सो गया। तो सही उत्तर आभा ने पुस्तक पढ़ी। अगला प्रश्न देखेंगे 91 नंबर प्रश्न, मंत्री जी ने रुपये दिलवाए, इस वाक्य में दिलवाई कैसी क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न, माँ प्रतिदिन रामचरितमानस पढ़कर सोने जाती है, इस वाक्य में पढ़कर किस प्रकार की क्रिया है? तो ये पूर्वकालिक क्रिया यानी पहले पढ़ ली उसके बाद सोने जाती है। तो बता दूं कि हमारा एक पेड ग्रुप भी है JSSC CGL के रिगार्ड्स से जो काफ़ी अच्छे तरीके से हिंदी का तैयारी करवाया जा रहा है। तो जिसे भी उससे जोड़ना तो हमारे नंबर 9507779621 पे संपर्क कर सकते हैं। उसमें जो हिंदी के सारे टॉपिक का वीडियो प्लस PDF प्लस क्विज मोड में टेलीग्राम में क्विज मोड के माध्यम से रिवीजन कराया जा रहा है। और साथ ही साथ फुल लेंथ टेस्ट यानी मॉक टेस्ट है, जो 20 मॉक टेस्ट भी कराया जा रहा है। तो जिसे भी उससे जुड़ना तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, इस वाक्य में 40 कौन सा विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न देखिए, पूछा सुंदर लड़की खेल रही है, इस वाक्य में सुंदर कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक यानी लड़की के गुण बता रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे कि घर में सभी शेर होते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अधिकरण। अगला प्रश्न देखेंगे 96 नंबर, पूछा नम्रता कलम से लेख लिखती है, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? यानी आधार है कलम से, तो ये करण कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे
पूछा नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, नवग्रह किस समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास। अगला प्रश्न, दिए तले अंधेरा मुहावरे का अर्थ है, तो दिए तले का अर्थ है अपने दोस्त समय ना देखना। और अगला और अंतिम प्रश्न है, 3-13 होना मुहावरे का अर्थ है, तो 3-13 होना का अर्थ बिखर जाना है। तो आप सभी हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।